तो अब बात करते हैं भाई बायूस एग्ज़ाम प्रेप से जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ था प्रीलिम्स के लिए, उसकी बात करें 2024 के लिए। जो मैंने एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का जो एक दूसरा जो चल रहा है टेस्ट सीरीज़, वहाँ पे मैंने अनअकैडमी के जो टेस्ट हैं वो कवर किए हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम प्रेप बायजूस के एग्ज़ाम प्रेप से टेस्ट कवर करेंगे, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से टेक्निकल होते हैं यार, थोड़े से हाँ दमदार होते हैं, ऐसे नहीं आसानी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बीच में भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहेंगे। और ये जो है ये टेस्ट नंबर कितना है भाई, ये टेस्ट नंबर 6 है ना, जहाँ पे हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 है, इससे पहले भी जो टेस्ट हुए हैं उसको कवर करेंगे, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी कवर करेंगे। बट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना। थोड़ा टेक्निकल होगा मानते हैं, बट एनसीईआरटी बेस्ड होगा ज्योग्राफी के, बिकॉज हमारे पास सारी क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। और यहाँ पे मैंने दो टेस्ट सीरीज इसलिए किए हैं बिकॉज जितना आप टेस्ट करोगे उतने ज़्यादा आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से करोगे तो डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो कर सकते हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, पहले वाला जो था वो डिफरेंट था, ये पिछले साल वाला, इस बार का थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ये हमको देखना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द एक्सपांसन ऑफ द यूनिवर्स means an increase in the space between the galaxies, increase in the space between galaxies and the expansion of the galaxies from within। देखो जो बिग बैंग थ्योरी है ना वो ये बोलती है कि हाँ सही है भाई, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। बट क्या ये गैलेक्सीज अंदर से ही एक्सपांड होंगे, ऐसा नहीं बोलता भाई, है ना। जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये बोलता है कि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस जरूर बढ़ेगा, बट गैलेक्सीज आपस में एक्सपांड नहीं होंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है ना, हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, तो यार ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना। जब असर्शन रीजन मतलब जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, इनकरेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सेकंड को करेक्ट होना ही पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड द कोर। तो यहाँ पे जो सेक्शनल पेपर नंबर 1 है ज्योग्राफी का, यहाँ पे जो कोर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं उसकी हम बात करें, तो इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करें उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। तो यहाँ पे हम जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो रहा है यार, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये 5वां नंबर का टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है। इससे पहले 3 मॉक हुए थे तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे, हम बेसिक सेक्शनल टेस्ट करेंगे, ठीक है। और क्या कवर होगा यहाँ पे, है ना, कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन, कंजर्वेशन प्लस पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन। और चौथा चीज़ जो है यहाँ पे अगस्त, ठीक है ना, अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स कवर होंगे। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे थे, ये बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड द कोर, फॉर्मेशन ऑफ रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट अराउंड द गैस कोर, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बॉडीज थ्रू acceleration of large number of small bodies, acceleration of large number of small bodies, collision among planetesimal and sticking together under the influence of gravity. Which of the following is the correct chronological sequence of the events mentioned above in the development of planet। जब planet का development हो रहा था तो शुरुआत से लेके आखिरी तक को हमको क्या करना है, chronological order में अरेंज करना है। तो याद रखना जो प्लैनेट्स हैं वो किससे बने हैं भाई, प्लैनेट्स जो बने हैं वो गैसेस से बने हैं। छोटे पहले गैसेस होंगे, ठीक है, पहले गैसेस होंगे, है ना, वो रोटेटेड गैसेस होंगे, वो आपस में जब गैस जो होंगे वो पार्टिकल्स बनाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। सो स्मॉल ये जो होंगे गैसेस पहले होंगे, फिर गैसेस के बाद यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उसके बाद बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, है ना, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या बनेंगे, ये प्लैनेटिसिमल, देखो, ठीक है। सो 2 1 2 1 4 3, ठीक है, पहले 4 होगा बिकॉज
प्लेनेटिस्मल्स पहले बनेंगे अंडर द, क्योंकि छोटे छोटे जो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट होंगे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आगे क्या होंगे, बड़े बन जाएंगे, ठीक है, प्लेनेटिस्मल बनेंगे। उसके बाद ये बड़े बड़े प्लेनेटिस्मल जो होंगे क्या बनेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज, है ना, लार्जर बॉडीज बनेंगे बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 2 1 4 3, जो लार्जर बॉडीज है सबसे लास्ट में होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर दी फॉलोइंग फैक्टर्स। हमसे क्या पूछा गया है, सडन हैवी साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर गिवन अबव कैन कॉज टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर इन्वर्जन कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। इनमें से कौन कौन सा फैक्टर क्या कर सकता है, टेम्परेचर इन्वर्जन कर सकता है, टेम्परेचर इन्वर्जन कौन कौन कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। सो टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या सडन हैवी प्रेसिपिटेशन से टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, नहीं होगा भाई, बिकॉज आप नीचे में पानी, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है, नॉर्मली हमारे पास जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं नॉर्मल लैप्स रेट होता है, टेम्परेचर कम होता है, क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, बट कभी बारिश हुई है तो ना नीचे टेम्परेचर कम होगा, मतलब भाई साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन से टेम्परेचर का इन्वर्जन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वार्म एयर मूविंग ओवर द कोल्ड एयर मास, बिल्कुल सही बात है, जब एक कोल्ड एयर मास है इसके ऊपर एक वार्म एयर मूव करेगा तो जब ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, ठीक है, तो एक टेम्परेचर इन्वर्जन फॉर्म कर सकता है। एंड वैली एंड हिल्स में भी हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है जनरली ड्यूरिंग द नाइट्स, बिकॉज नीचे का जो एरिया यहाँ पे ठंडी हवा जो है नीचे जमा हो जाती है और ऊपर का एरिया गर्म रहता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब नीचे से ऊपर जाता है टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते लगता है। सो इट इज ए टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड लॉन्ग विंटर नाइट्स में भी देखने को मिलता है, बिकॉज जमीन जो है उसमें क्लियर स्काइज भी होना चाहिए, जमीन जो है ठंडी रातों की वजह से जमीन ठंडा हो जाता है और ऊपर जाने से हमारे पास टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सो क्लियर स्काइज, लॉन्ग विंटर नाइट्स विद क्लियर स्काइज, बहुत याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है, लॉन्ग विंटर नाइट्स विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर, जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। जब एक्सेस ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हमको हीट आइलैंड फिनोमिना देखने को मिलता है। जनरली हमारे पास ये कहाँ पे देखने को मिलता है, हीट आइलैंड फिनोमिना इज सीन इन दी सिटीज़, जहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसको बोलते हैं हीट आइलैंड फिनोमिना। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया टेम्परेचर इन्वर्जन 3 कंडीशन में देखने को मिलेगा, 2 3 एंड 4, सो ओनली 3 इज करेक्ट। ये जो नया ट्रेंड है यूपीएससी का कि भाई यहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी के बेसिस में सारे के सारे क्वेश्चन है भाई, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको 1 ओनली, ऑप्शन 1 3 ओनली ऐसे मिलेगा, मतलब 1 and 2 3 and 4 ऐसे नहीं है, सब जगह ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में, पांचों चारों जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, सही की गलत ये पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे। इसीलिए तो जो कट ऑफ है वो कम होते जा रहा है, बिकॉज पेपर टफ होते जा रहा है, नॉट बिकॉज क्वेश्चन टफ आ रहा है, बिकॉज जो ऑप्शन है वो टफ तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं ना, स्टेटमेंट वाइज में असेसरी जना जा रहा है, बिकॉज थोड़ा सा भी आदमी को पता है लेकिन ए और बी के बीच में कन्फ्यूजन हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग, प्रेसिपिटेशन ओवर लार्ज एरिया, इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फॉर्मेशन ऑफ cumulonimbus clouds, हाउ मेनी ऑफ दिस विल हैपन व्हेन अ वार्म फ्रंट अप्रोचेस एन एरिया। जब एक वार्म फ्रंट है वो एक एरिया को, सपोज करो वार्म फ्रंट है, ठीक है, वार्म फ्रंट हमेशा ऊपर जाएगा, कोल्ड फ्रंट नीचे होगा, ये वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, ठीक है, जब वार्म फ्रंट किसी एरिया को अप्रोच करेगा तो बारिश होगी, बिल्कुल होगी, बिकॉज इससे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा यार, एंड क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, एंड इससे जो क्लाउड बनेंगे वो cumulonimbus क्लाउड नहीं बनेंगे, याद रखना, इससे जो क्लाउड बनते हैं वो स्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं, cumulonimbus क्लाउड आर ओनली फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है, जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन से क्या होगा, हमारे पास जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, नीचे से पानी वेपराइज होके ऊपर जाके बादल बनाएगा, तभी जाके cumulonimbus क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। cumulonimbus क्लाउड्स आर नॉट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट, जो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट है जब एक कोलाइड करते हैं आपस में, उसी पर सिर्फ स्टेटस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, cumulonimbus क्लाउड जो है कन्वेंशन से फॉर्म होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आप बोलोगे यार ज्योग्राफी में एमएसएमई कहाँ से आ गया भाई, अगस्त 2023 में एमएसएमई न्यूज़ में थे, एमएसएमई न्यूज़ में थे तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उस समय न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज वहाँ पे जनरली हमारे पास पहले क्या था, स्मॉल रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स जो थे वो एक्सक्लूडेड थे एमएसएमईज के अंदर, बट 2023 के अगस्त में उसको इंक्लूड किया गया।
सो विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज की बात करनी है रिसेंटली इन द न्यूज एंड न्यूज इन अगस्त 2023। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने जो पूरा कवर किया है भाई, जो 140 क्वेश्चन कवर किए हैं अगस्त 2023, उसी में से ये है। तो याद रखना, दो आदमी हो सकते हैं, एक जो करंट अफेयर एक सब महीना का रिवाइज करेगा और एक जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज रिवाइज करेगा। एमसीक्यूज रिवाइज करेगा तो चीज़ें जल्दी दिमाग में घुसेगी, रिवीजन भी जल्दी होगा। क्योंकि एग्जाम में 2 दिन पहले आप साल भर का करंट अफेयर तभी रिवाइज कर पाओगे जब आप साल भर का एमसीक्यू बनाओगे। वही पॉसिबल है, साल भर का करंट अफेयर 1-2 दिन पहले रिवाइज नहीं हो सकता। एमसीक्यूज जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हर महीने का 140 एमसीक्यू लगभग 1500 एमसीक्यूज होंगे, लगभग 1500 एमसीक्यू मोर देन सफिशिएंट है, एक दिन में बिल्कुल हो सकता है। और जो 2x में देख लो किसी वीडियो, 3x में देख लो, जो भी है, लेकिन बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज वहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं और हलवे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स आएंगे वो आसानी से बन जाएंगे। अभी कुछ टफ क्वेश्चन तो हर जगह से आते हैं बट वो बनेंगे नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर। बिल्कुल सही बात है, एमएसएमई इसको हम क्लासीफाई करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में। ठीक है, तो जो नया अपडेट है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं। सिंपल सा हो गया भाई, यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, यहाँ पे टर्नओवर लिखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो हमारे पास माइक्रो, ठीक है, माइक्रो में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मीडियम में कितना होगा और स्मॉल में कितना होगा। सॉरी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट सिंपल सा है, एक में 5 करोड़, सॉरी 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, इंटू 5 सब में करना है। ठीक है, ये नया क्राइटेरिया है जो कि अगस्त में अपडेट कर दिया गया था इसको। ओके, सो फर्स्ट है, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर। बिल्कुल सही बात है। स्मॉल रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एमएसएमई कैटेगरी, पहले एक्सक्लूडेड थे बट दे आर नाउ इंक्लूडेड। द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ एमएसएमई प्रोडक्ट्स इन इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द पास्ट 5 ईयर। तो यू देखो भाई, कभी भी इकोनॉमी का क्वेश्चन में आपको एक ऐसा ट्रेंड वाला क्वेश्चन आया, बोले कंसिस्टेंटली इंक्रीज, कंसिस्टेंटली डिक्रीज, है ना, स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज एब्रप्टली, ये सब चीज़ें जो होती हैं एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं और गलत होते हैं यार। बिकॉज ऐसा कभी नहीं है कि इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ट्रेंड ही फॉलो होगा। इकोनॉमी है भाई, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, जिंदगी की जैसे होती है ये भी। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 1 आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स। हमको बात किसकी करनी है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स की बात करनी है। दे आर कॉमनली फाउंड इन स्मॉल ग्रुप्स विद मदर एंड काफ ट्रैवलिंग टुगेदर। बिल्कुल सही है, जो माँ है और उसके बच्चे जो हैं एक साथ ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। एंड जनरली मेल्स आर लार्जर देन फीमेल्स। नो भाई, जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स है उसमें जो फीमेल है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। द नेशनल चंबल सेंचुरी इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन तो सिर्फ और सिर्फ गंगा में पाया जाएगा। पाया तो गंगा में जाता है, लेकिन उसके साथ साथ चंबल जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा में जाके मिलता है ना, वहाँ भी पाया जाता है। चंबल सेंचुरी के अंदर आज अपना घड़ियाल से भी पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंड माइनिंग इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीसीज, बिकॉज सैंड माइनिंग से इंपॉर्टेंट इनका जो स्पीसीज है वो डाइवर्सिटी कम हो रहा है यार। नेचुरल हैबिटेट आपका कर रहे हो, एक तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो, इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग सटकोशिया गॉर्ज वेटलैंड, मैनग्रूव इन वेस्ट बंगाल, थार डेजर्ट, मांडोवी एस्चुरीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन इकोसिस्टम। इकोटोन इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। इकोटोन मतलब जहाँ पे दो इकोसिस्टम आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं इकोटोन इकोसिस्टम। तो संकोट, देखो ये सब चीज नाम को छोड़ो, पीछे देखो वेटलैंड लिखा है। यस, वेटलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन, जहाँ पे एक लैंड बॉडी एक वाटर बॉडी जहाँ पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इकोटोन मतलब वेटलैंड बोलते हैं। तो एक तरह से ये दोनों के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। मैनग्रूव्स में भी वही है भाई, वाटर एंड लैंड। बट थार डेजर्ट एक अलग से खुद का इकोसिस्टम है भाई, जिसकी बाउंड्रीज में हमको इकोटोन देखने को मिल सकते हैं। बट थार डेजर्ट अपने आप में एक इकोटोन नहीं है। मैंडोवी एस्चुरीज बिल्कुल सही बात है, लैंड एंड वाटर के कन्फ्लुएंस में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे दोनों डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लैंड की भी, वाटर की भी, फ्रेश वाटर की भी एंड सॉल्ट वाटर की भी। सो करेक्ट हमसे एग्जांपल्स पूछा गया, एग्जांपल्स आएगा सी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1,
ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली डू नॉट फॉर्म ओवर दी साउथ अटलांटिक ओशन, बिल्कुल सही बात है भाई, साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली देखने को नहीं मिलते। क्यों? दी बेनागुला करंट इन दी, देखो साइक्लोन्स बनने के कंडीशन क्या है भाई, एक लार्ज वाटर बॉडी होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लार्ज बॉडी तो है अटलांटिक ओशन में, बट टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से कम है, बिकॉज द बेनागुला करंट इन द साउथ अटलांटिक कैरीज कूल वाटर फ्रॉम दी हायर लैटिट्यूड्स नॉर्थवर्ड टूवर्ड द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। एक चीज को समझना, यहाँ पे एक और कारण है कि कोल्ड वाटर आ गया तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो ये भी सही है ना। दोनों एक दूसरे एक्सप्लेन भी करें तो आंसर तो हो जाएगा बोथ 1 and 2, मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बट एक और कारण भी है, बिकॉज लैंड प्रॉक्सिमिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज लैंड के पास रहने से लैंड जल्दी गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म होगा तो पानी को भी जल्दी गर्म करेगा, बट वहाँ पे पानी जो है वो गर्म नहीं हो पा रहा, बिकॉज लैंड बहुत कम है इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर, इन दी साउथ अटलांटिक ओशन की प्रॉक्सिमिटी में। इंडिया के अंदर हम लोग बात करें तो जो बे ऑफ बंगाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यों साइक्लोन्स बनते हैं, बिकॉज जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब पास लैंड है तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो पानी को भी गर्म कर देता है यार। तो और भी बहुत सारे कारण है, बट दिस आर टू कंट्रीब्यूटिंग कारणस की लार्ज वाटर बॉडीज होते के बाद भी यहाँ पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता, बिकॉज जो बेनागुला करंट है, अगर हम देखेंगे बेनागुला करंट कैसे होता है उसकी बात करें अगर, तो ये है भाई बेनागुला करंट, ठीक है। ये बेनागुला करंट है जो कि क्या कर रहा है, नॉर्थ है ना, ये हायर लेटीट्यूड से क्या कर रहा है, हायर लेटीट्यूड से क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर, ठीक है ना, कोल्ड वाटर को ला रहा है, तो इसीलिए साउदर्न अटलांटिक ओशन में यहाँ पे टेम्परेचर जो है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्मेशन नहीं दिखने को मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दिस गैसेस और पॉल्यूटेंट्स आर एमिटेड टू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द स्टेबल बर्निंग। हमसे ये पूछा गया है जो फरवरी जलाते हैं ना अगस्त वाले रीजन में तो यही होता है भाई, अगस्त दिसंबर वाले, नवंबर दिसंबर में है ना, मानसून मतलब खत्म होता है, फसल काट के जलाते हैं, फिर उसका न्यूज़ रहता है स्टेबल बर्निंग का, दिवाली के समय तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन कौन से गैसेस रिलीज होते हैं, एमिटेड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू टू स्टेबल बर्निंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बिल्कुल होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, बिल्कुल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, फ्लाई ऐश भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमसे कट पूछा गया, कट जाएगा ऑल 5, ये पाँचों के पाँचों गैसेस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रीवेलेंस। हमसे क्या पूछा यार, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन तो बाद में पढ़ेंगे। हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स गिवन अबव इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीट वेव कंडीशन। हमसे पूछा गया है कि जो हीट वेव कंडीशन है इंडिया के अंदर वो बनता है, क्यों बनता है भाई, क्या क्या फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हॉट ड्राई एयर ओवर अ रीजन, बिल्कुल सही बात है, किसी भी रीजन में हॉट ड्राई एयर देखने को मिल रहा है तो उसका प्रीवेलेंस है, तो हमारे पास हीट वेव बन सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि बारिश कराते हैं इंडिया में, उसकी कमी है तो हाँ उससे भी हीट वेव हो सकता है भाई। क्लाउडलेस स्काइज है तो बादल नहीं है, बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे हीट वेव बन सकता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब क्या समझ रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है भाई, ऊपर से नीचे जा रही चीज़ें, ठीक है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मतलब प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में क्या क्या हमारे पास क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर कंट्रोल हो पाएगा, कम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन अगर एरिया में है तो भी हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हमारे पास जनरली बिहार यूपी वाला जो रीजन होता है वहाँ पे हमारे पास लूज देखने को मिलते हैं, हॉट ड्राई एयर जो ब्लो करता है उसको बोलते हैं। वो क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे पास जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जहाँ पे हाई प्रेशर एक बेल्ट है वो हमारे पास वहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए सो ये हमारे पास हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमको बात किसकी करनी है, जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ के एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन जो हुआ था उसकी बात करनी है। द एंटायर प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज सपोज टू बी लॉस्ट थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड, नो नॉट द एंटायर, है ना, ये तो इम्पैक्ट नहीं हुआ था, है ना। बोला जाता है कि जो एंटायर प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर था उसका मैक्सिमम पार्ट जो था वो लॉस्ट हो गया था ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स एंड नॉट ड्यू टू एस्टेरॉइड्स। अगर खत्म भी हुआ था तो उतना खत्म नहीं हुआ था एस्टेरॉइड की वजह से, मैक्सिमम चीज़ चली गई थी सोलर विंड्स की वजह से। द कंपोजिशन ऑफ दी, अगर बोले कि जा रहा है तो बोल के, बट एंटायर एक्सट्रीम वर्ड है, एंटायर तो ऐसे ही गलत हो जाता है ये। द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन आया, मॉडिफाई किया उसने। द प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन, मीथेन एंड अमोनिया, नो, जो प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर था उसमें दो ही चीज़ थी भाई, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि आज सन के अंदर है। How many of the statement above is are correct, तो only one statement is correct यार, A।
क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। हमको बात किसकी करनी है, जो डस्ट पार्टिकल है हमारे पास एटमॉस्फेयर में उसकी बात करनी है। दे अफेक्ट अर्थ रेडिएशन बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो ये एटमॉस्फेयर है भाई, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो नीचे से निकल रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, उनको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे टेम्परेचर को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, अर्थ के रेडिएशन बैलेंस को अफेक्ट करता है। इंक्रीज इन द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स डस्ट इन द ओशन कैन डिक्रीज इट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये गलत है, बिकॉज समझना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो फाइटोप्लैंक्टन से होता है मेन, ठीक है, उसमें हमारे पास इनको चाहिए क्या, प्रोडक्टिविटी के लिए आयरन चाहिए, आयरन। और जनरली डस्ट में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है। सो जो आयरन लिमिटिंग है फॉर द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी है ना, वो उनको मिल जाता है ड्यू टू डस्ट, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी एक समय तक के लिए बढ़ती है, बाद में वो जाकर खराब कर सकता है उनको, है ना, बट शुरुआती स्टेज में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नॉट डिक्रीजेस। थर्ड है इंटरेक्शन ऑफ द डस्ट पार्टिकल विद द क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर मतलब जो जमा हुआ रीजन है आइस वाला, ठीक है, उसमें जब हमारे पास डस्ट पार्टिकल इंटरेक्ट करता है उनके साथ तो नेगेटिव सरफेस रेडिएटिव इफेक्ट होता है क्या, नो। सपोज का डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आइस के ऊपर जमा हो गया तो ये जाके ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो रेडिएटिव इफेक्ट है उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सरफेस है ना इफेक्ट देखने को मिलेगा, नॉट नेगेटिव। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन विल एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब एक्सपीरियंस करेगा, जब आपके ऊपर में हाईएस्ट एयर कॉलम रहेगा या फिर आप सी लेवल के सबसे करीब हो तब। एक बिजनेसमैन है जो कि ट्रैवल कर रहा है एरोप्लेन तो सबसे ऊपर में है भाई, तो इसमें तो नहीं होगा। सेलर नेविगेटिंग अ बोट इन द इंडियन ओशन, बिल्कुल सही बात है, सी लेवल पे है तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एयर कॉलम होगा, है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। कोई आदमी पतालों में घुस गया, मतलब माइंस में घुस गया तो और ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं। अ साइंटिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च एट द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हैनली लद्दाख के अंदर भाई, उसका भी तो हाइट बहुत ऊपर है। एन एस्ट्रोनॉट अबॉर्ड द इंटरनेशनल स्पेस, तो बहुत ऊपर पहुँच गया यार, तो सबसे ऊपर पहुँच गया। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, अ सेलर नेविगेटिंग अ बोट इन द इंडियन ओशंस पे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ही इज नियरेस्ट टू, ही और शी इज नियरेस्ट टू दी सी लेवल। इसके ऊपर से एयर कॉलम को देखना, बस एयर कॉलम जितना ज़्यादा प्रेशर भी उतना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेनफॉल जनरली डिक्रीज स्टेडीली एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है Consider the following statement, rainfall generally decrease steadily as one move away from the equator toward the poles। सपोज करो ये अर्थ हो गया, यहाँ पे इक्वेटर हो गया, इससे कोई भी दूर जाएगा तो आप समझना कि भाई अर्थ रेनफॉल कम होगा, सिंपल सी बात है यार, तो सबको पता होगा। इक्वेटर पे ज़्यादा रेनफॉल होता है बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कन्वेक्शन ज़्यादा होता है, क्लाउड ज़्यादा बनते हैं तो बारिश ज़्यादा होती है। हर 4 बजे बारिश होता है यार, बिल्कुल सही बात है। और पोल्स में तो बारिश होता ही नहीं, हमारे टेम्परेचर में बहुत कम बारिश होता है, वहाँ पे रेयर है एकदम। बारिश हो गया तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, बारिश हो गया बोल के। सेकंड है दी रेनफॉल विल बी ग्रेटर ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट। साफ साफ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बिकॉज ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, बिकॉज लाइनें आपको कंफ्यूज करेगी। सो ये एनसीईआरटी की साफ साफ लाइनें हैं। 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड में जनरली यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा रीजन है। सपोज करो ये इंडिया है, तो इंडिया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रीजन्स हैं, बट छोड़ो, एनसीईआरटी की साफ साफ लाइनें हैं जो कि हमसे पूछा गया है, जहाँ पे बोला गया है कि 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में जो ईस्टर्न साइड है ना भाई, ईस्टर्न साइड है ना, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न साइड। सो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये बोल रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर, जो गलत है। एक तरह से आप समझ सकते हो, बिकॉज वेस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा होती तो वहाँ पे कोस्ट, वहाँ पे क्या नहीं मिलते, डेजर्ट नहीं मिलते। सो 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में हमारे पास डेजर्ट देखने को मिलता है। चलिए जो सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, वो हमारे पास इसी रीजन में पाया जाता है। एंड वहाँ पे इसलिए पाया जाता है बिकॉज उस वेस्टर्न साइड में, इंडिया के अंदर भी वेस्टर्न साइड में ही थार डेजर्ट, बिकॉज वहाँ पर बारिश नहीं होती उतनी जितनी होती है ईस्टर्न साइड्स में। तो हमेशा जब भी डाटा है ना, उसको एक एग्जाम्पल के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेगा वो। थर्ड है इन द इक्वेटोरियल रीजन अ विंडफॉल, इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड विंडफॉल साइड ऑफ द माउंटेन रेनफॉल मेनली अकर ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन एंड विंडफॉल साइड ऑफ द माउंटेन जो होता है, इक्वेटोरियल रीजन में बारिश क्यों होती है, माउंटेन रेनफॉल है ना, विंडफॉल साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के जो विंडवर्ड साइड होता है वहाँ पे बारिश क्यों होता है भाई, बिकॉज ऑफ दी
ओरोग्राफिक रेनफॉल है, नॉट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तो जनरली हमारे पास समुद्र में देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे तो ओरोग्राफिक रेनफॉल है बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। सो ओरोग्राफिक बिकॉज यहाँ पे बादल जा रहे थे जनरली यहाँ ने टकराया किससे, एक पहाड़ से टकराया तो अचानक से कोलाइड किया तो इसीलिए बारिश हो गई। सो इट इज ओरोग्राफिक इन नेचर एंड नॉट कन्वेक्शन इंड्यूस्ड। थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ है रेनफॉल जनरली डिक्रीज एज वन मूव फ्रॉम द कोस्टल एरिया टू द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट। बिल्कुल सही बात है, कोस्टल एरिया में क्या होगा, पानी है, बादल समुद्र है तो भाई बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। कॉन्टिनेंट के अंदर उतने तो वाटर बॉडीज है नहीं तो बादल बनेगा नहीं, बादल बढ़ेगा नहीं तो बारिश होगी नहीं। सो बिल्कुल सही बात है ना। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम द कोस्ट टू द कॉन्टिनेंट्स, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया करेक्ट कौन कौन सा है भाई, करेक्ट यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म अकीरा रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो यहाँ पे करंट अफेयर कवर हो रहा है 2023 के अगस्त का। तो उस समय हमारे पास अकीरा जो था एक रैंसमवेयर है भाई, जो कि न्यूज में था, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है। व्हाट रैंसमवेयर आर, रैंसमवेयर ऐसे कुछ वायरसेस बोल सकते हो जो कि किसी भी कोई भी आदमी आपके कंप्यूटर में डाल सकता है, कोई मतलब जो हैकर्स जनरली डालते हैं, जिससे आप क्या करते हैं फिरौती की रकम मांगते हैं कि आपको अगर कंप्यूटर एक्सेस करना है तो आप हमको इतना पैसा दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड रिसेंटली सीन इन द न्यूज। आरएसटी की बात करनी है जो कि न्यूज में था। तो कौन से न्यूज की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे करंट अफेयर बात कर रहे हैं अगस्त 2023 की, उस समय ये न्यूज में था। तो रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड जो है ना, रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सिग्निफिकेंट ट्रेड के साथ हमारे पास ये जो है ना कन्वेंशन ऑन ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स के साथ एसोसिएटेड है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग, है ना, हाउ मेनी ऑफ द अबव नीड द अप्रूवल ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इनमें से ऊपर में से जो ये हैं इनमें से किसके अंदर आपको अप्रूवल चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। तो आपको अगर किसी भी एरिया को डिक्लेयर करना है नेशनल टाइगर रिजर्व, तो हमारे पास जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वहाँ से हमारे पास डिक्लेरेशन लेते हैं, नॉट फ्रॉम दी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर किसी भी स्पीसीज को वर्मिन डिक्लेयर करना है तो जो हमारे पास चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उससे हमारे पास वो डिक्लेयर कर सकता है कि किसी स्पीसीज को वर्मिन, नॉट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना। अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट इनसाइड द नेशनल पार्क, बिल्कुल सही बात है। अगर नेशनल पार्क के अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट खोलना है, जैसे कि होटल्स खोलने हैं, लॉज खोलना है, सफारी पार्क बनाने हैं, टूरिस्ट पार्क बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल चाहिए। सो ओनली वन, मतलब जो नेशनल पार्क के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट खोलना है तो आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑर्गेनिज्म इज मोर लाइकली टू हैव हायर लेवल ऑफ बायो एक्यूमुलेटेड पॉल्यूटेंट्स। तो हायर लेवल ऑफ बायो एक्यूमुलेटेड पॉल्यूटेंट्स जो होगा सबसे हाई कहाँ पे होगा भाई, जो टॉप कंज्यूमर है या फिर जो कार्निवोर्स है उनमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एल्गी नहीं है, कार्प्स नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, तो शार्क जो है टॉप कंज्यूमर या फिर हम कार्निवोर बोल सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हाईएस्ट लेवल ऑफ बायो एक्यूमुलेटेड पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर जो डीडीटी का जो एग्जाम्पल दिया है ना भाई, वो यही है भाई। डीडीटी का जो एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, है ना। बायो एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे होता है। और एक होता है हमारे पास बायो मैग्निफिकेशन जो होता है सेम ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है, एक ही आदमी के अंदर होता है। जैसे कि हमारे पास आगे को तो मैगी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बायो मैग्निफिकेशन का, एक ही आदमी के अंदर वो बार बार जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, तो बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। मैगी के अंदर लीड है ना भाई, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फोल्ड माउंटेन्स। हमसे क्या पूछा गया है, फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पूछा गया है। एंड दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ओनली। गलत बात है भाई, ओशियनिक प्लेट्स जब टकराएंगे तब भी यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है, सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट भी टकराएंगे। जैसे कि एग्जांपल में यूरेशियन एंड यूरोपियन क्रेन, मतलब यूरोप वाला और जो एशिया वाला जब टकराया तो हमारे पास जो उरल माउंटेन्स हैं वो देखने को मिले। सो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से भी हमारे पास देखने को मिल सकता है। दिस इज इनकरेक्ट। डोम्स एंड फोरलैंड, बिल्कुल से, डोम्स मतलब ऊपर उभार, सॉरी फोरलैंड मतलब उभार, डोम्स मतलब नीचे वाला एरिया, है ना। आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, बिल्कुल सही बात है। एटलस माउंटेन फाउंड इन दी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, नो, एटलस माउंटेन जो है वो अफ्रीका के अंदर है यार। सपोज करिए अफ्रीका हो गया ना, तो यहाँ पे है एटलस माउंटेन। दिस इज इनकरेक्ट। एटलस इसलिए बोला बिकॉज हमारे गला के सबसे ऊपर पार्ट में भी एटलस होता है, तो याद रखना कि सबसे ऊपर में एटलस है। एटलस मतलब जो अफ्रीका वाले मेरे रीजन में सबसे ऊपर साइड में है।
तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, सुपर कंडक्टर कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, ऐसे तो हमने इसको क्या नाम दिया, सुपर कंडक्टर। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट सुपर कंडक्टर इसलिए बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होता, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट है सुपर कंडक्टर एक्सिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों को सब्सटेंशिएट भी कर रहा है, बिकॉज है ना, सुपर कंडक्टर कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज सुपर कंडक्टर एक्सिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। दोनों सही है, दोनों दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आप याद रखना कि भाई सुपर कंडक्टर कोई भी मेटल बन सकता है, बट एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उससे नीचे वो रेसिस्टेंस शो नहीं करते, है ना। क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स। जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होते हैं वो आइसोबार्स के पैरेलल फ्लो करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप समझना आइसोबार्स जो होते हैं वो सेम प्रेशर के लाइन होते हैं। सपोज यहाँ पे 10 प्रेशर है, यहाँ पे है ना 15 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करेंगे आइसोबार्स के परपेंडिकुलर। बट जियोस्ट्रॉफिक विंड ऐसे होते हैं जो कि आइसोबार्स के पैरेलल फ्लो करते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड कैसे विंड होते हैं भाई, जियोस्ट्रॉफिक विंड ऐसे विंड होते हैं जो कि आइसोबार्स के पैरेलल फ्लो करते हैं, आइसोबार्स के पैरेलल फ्लो करते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो ये आइसोबार्स, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो कोरियोलिस फोर्स, और है ना हायर लेटीट्यूड्स में मतलब हायर अल्टीट्यूड्स के अंदर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स है ना, और हमारे पास जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये इसको बैलेंस कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इस तरह से रोटेट होकर पैरेलल फ्लो करने लग जाते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाते हैं ये। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दी अपर एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन आर कंट्रोल मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कोरियोलिस फोर्स। बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से दे बोथ बैलेंस ईच अदर एंड जियोस्ट्रॉफिक विंड फ्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स, है ना। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट 2 भी सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार। क्वेश्चन नंबर 22 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इंडियन ओशन इज लेस सलाइन देन अटलांटिक ओशन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इंडियन ओशन में हमारे पास ट्रेड विंड कम देखने को मिलते हैं, अटलांटिक ओशन में ट्रेड विंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रेड विंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे पानी कम हो जाएगा इसलिए। बट इंडियन ओशन में पहले बात तो बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है, मानसूनल क्लाइमेट होता है, तो बारिश होगी तो इसीलिए यहाँ पे सैलिनिटी क्या होता है, कम हो जाता है, और बहुत सारे रिवर्स भी हैं तो इसीलिए सैलिनिटी इंडियन ओशन में कम हो जाती है। ट्रेड विंड कम होने की वजह से यहाँ पे इवापोरेशन भी कम होता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है द सरफेस सैलिनिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन इज लोअर देन इन द पोलर रीजन। बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज सरफेस सैलिनिटी जो होगा, सपोज करो ये अर्थ हो गया, इक्वेटर में हमारे पास सनलाइट डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, है ना। और जो हमारे पास जो पोल्स है वहाँ पे तो इवापोरेशन कम हो रहा है भाई, सैलिनिटी कम होगा। एन इंक्रीज इन दी ग्लोबल टेम्परेचर कैन स्ट्रेंथन दी ग्लोबल थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। सपोज करो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, मेनली हमारे पास जो ग्लेशियर्स होंगे, है ना, वो मेल्ट हो जाएंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे जो टेम्परेचर कम था, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसको थर्मोहलाइन जो है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ग्रेडियंट है, उसको क्या करेगा, कम करेगा, नॉट स्ट्रेंथन। सो इट विल रिड्यूस दी, है ना, इंक्रीज इन दी ग्लोबल टेम्परेचर, रिड्यूस दी थर्मोहलाइन, है ना, वीकेंस दी थर्मोहलाइन, नॉट स्ट्रेंथन। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट जाएगा ओनली 2, है ना, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कंसिडर द फॉलोइंग इंस्टेंसेस द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू अ ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा इन हाउ मेनी ऑफ द इंस्टेंसेस गिवन अबव इज द कंडेंसेशन ऑफ एयर इज मोर लाइकली टू हैपन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है भाई, कंडेंसेशन का मतलब हम समझते हैं कि पानी जो था, है ना, भाप से इवापोरेशन जो हो रहा था, है ना, एयर जो था वेपर्स, वाटर वेपर से क्या हो जा रहा है, सीधा वाटर वेपर से सीधा क्या हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वॉल्यूम कम हो जाएगा या फिर सेम रहना चाहिए, ठीक है। याद रखना कंडीशन क्या है कंडेंसेशन के लिए, वॉल्यूम कम हो जाए या फिर सेम रहे, ठीक है।
फर्स्ट क्या बोला, द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और टेम्परेचर वॉल्यूम अगर सेम है फिर भी टेम्परेचर कम करे तो कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम कम कर देने से भी एक तरह से क्या होता है, वॉल्यूम कम कर देने से भी एक तरह से कंप्रेस हो जाएगा चीज़ें, तो हवा से क्या हो जाएगा, लिक्विड की तरफ वो आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू अ ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम। ड्यू पॉइंट मतलब टेम्परेचर कम कर दिया, है ना, और वॉल्यूम सेम है तो हाँ कंडेंसेशन हो जाएगा भाई। द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर आर रिड्यूस, टेम्परेचर भी कम कर दिया, वॉल्यूम भी कम कर दिया, तो बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास कंडेंसेशन हो जाएगा। द मॉइस्चर कंटेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इंक्रीज। देखो भाई जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उल्टा होगा, इवापोरेशन होगा, नॉट कंडेंसेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास ओनली 2 इंस्टांसेस हैं ऊपर के अंदर जहाँ पे कंडेंसेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास लेक्स दिए हैं कुछ, और कौन कौन सी कंट्रीज में ये लोकेटेड है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो लेक बाइकाल रशिया के अंदर, बिल्कुल सही बात है। लेक टिटिका जो है वो चिली के अंदर नहीं है भाई, पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर में है ये, इन द साउदर्न अमेरिका। लेक आयरी जो है लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल सही बात है। एंड लेक विक्टोरिया केन्या में तो है ही है, लेकिन ये 3 स्टेट्स में क्यूट, KUT, है ना, क्यूट के अंदर ये हमारे पास लाई करता है, मतलब केन्या, युगांडा एंड तंजानिया के अंदर ये देखने को मिलता है। सो करेक्ट क्या हो जाएंगे, ओनली 3, आंसर हो जाएगा C। ना क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस, इंक्रीज इन एयर सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन तो ऑप्शन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव चेंजेस कैन, और हाउ मेनी ऑफ द चेंजेस गिवन अबव आर लाइकली टू अफेक्ट क्लाइमेट चेंज ऑफ द ओशियन, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज को कौन कौन से चेंजेस अफेक्ट कर सकते हैं ये हमसे पूछा है। इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर, अगर सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज को भी अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही अफेक्ट कर सकता है भाई। रिड्यूस मूवमेंट ऑफ द वार्म वाटर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है, जो ओशियनिक सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, अवे फ्रॉम द इक्वेटर जो वार्म वाटर फ्लो करता है, अगर इसमें भी कमी हो गई तो भी हमारे पास क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकता है। एंड इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट एंड हीट बिटवीन द डीप एंड द अपर लेयर ऑफ द ओशन। सपोज करो ये हमारे पास सी का अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है भाई। किसका एक्सचेंज होता है, इनके बीच में एक्सचेंज होता है सॉल्ट एंड हीट का, सॉल्ट एंड हीट का एक्सचेंज होता है। अगर इनका एक्सचेंज ज़्यादा हो गया तो क्या क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेंगे भाई, नहीं करेंगे, बिकॉज आप ये चीज़ को समझना, हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है क्या ये सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। क्या ये रिड्यूस कर सकता है वाटर मूवमेंट को अवे फ्रॉम द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है ना। मतलब हमसे पूछा लाइकली इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये हमसे पूछा गया। तो जो सॉल्ट एक्सचेंज है वो इंक्रीज नहीं होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमारे पास सॉल्ट एक्सचेंज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सॉल्ट एक्सचेंज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, नॉट इंक्रीज। सो हमारे पास हम इसमें से पूछा गया क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है यार, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, अ वाटर बॉडी विथ लो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इज कंसिडर्ड टू बी लेस पॉल्यूटिंग देन अ वाटर बॉडी विथ हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन। याद रखना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जो है ना, जिसमें पॉल्यूटेंट ज़्यादा होगा उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, बिकॉज जो उसका डिमांड है वो ज़्यादा है तो उसने ऑक्सीजन को खींच लिया है, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि भाई देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर लो है तो उसका पॉल्यूशन कम होगा, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो उसका पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं तो हमको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th, बिकॉज सेकंड वाला स्टेटमेंट को सही होना ही होना है, बिकॉज ऑप्शन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, ओके। अगर ऐसा फर्स्ट इनकरेक्ट होता तो आप सोचना ही नहीं, सीधा आंसर लगा दो D, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ स्पीसीज दिए हैं और उनके प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ उनको मैच करना है भाई। लेदर बैक सी टर्टल, देखो भाई हमसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, ठीक है, करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। तो लेदर बैक सी टर्टल जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। गल्फ ऑफ मन्नार एक नेशनल पार्क भी है, वहाँ पे उसमें पाया जाता है लेदर बैक सी टर्टल, है ना। एंड हुलॉक गिब्बन जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर पाया जाता है, ये भी सही है। देखो भाई हम करंट अफेयर कवर करें 2023 के, है ना, अगस्त की, ठीक है। तो अगस्त में ये न्यूज़ में थे, इसलिए हमारे पास ये सब चीज़ को हमको पता होना चाहिए।
एंड कारकल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, काइट की स्पीसीज है भाई, है ना, जो कि हमको कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कच्छ के अलावा रणथंभौर के अंदर, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में, है ना, गांधी सागर राजस्थान में, रणथंभौर। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी हमको ये स्पीसीज देखने को मिलती है भाई। एंड मस्क डियर एक हमारे पास हिरन का प्रजाति है, जो कि अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया था, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे चारों के चारों जो स्पीसीज हैं उनके प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ करेक्टली मैच है, तो आंसर हो जाएगा ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, तो एंटी लार्वल मेजर है एंड बायोलॉजिकल मेजर है फॉर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्वा एंड इज ऑफन इंक्लूडेड इन द मॉस्किटो कंट्रोल स्ट्रेटेजीज ऑफ कंट्री। तो गैम्बूशिया फिश जो है, जो कि एक लार्विशियस फिश है ना, लार्विशियस फिश है, जो कि क्या करता है, मछलियों, जो कि लार्वा को मॉस्किटो खा लेता है। लार्वा बचेगा ही नहीं तो अडल्ट कहाँ से होगा भाई, लार्वा नहीं रहेगा तो अडल्ट कहाँ से होगा। सो गैम्बूशिया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पास टारगेट बनाया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का इन पेट्रोल्स, है ना, 2025-26 तक। ठीक है, अब याद रखना कि भाई अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है उसका रिडक्शन हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हैज शोन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। नो, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में यहाँ पर पास देखने को मिलता है रिडक्शन। तो देखो, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है ये फुल पे डिपेंड करता है, बट जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन है इट डिपेंड्स ऑन द इंजन क्या है भाई, हमारे पास जो वकील का इंजन है उस पर डिपेंड करता है नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कैसे होगा, है ना। जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसपे हम इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सर्कमस्टांसेस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन को, तो इंजन एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज गिवन अबव बॉर्डर द नाइगर। नाइगर के साथ कौन कौन बॉर्डर रखता है ये हमसे पूछा गया, तो इसका हमारे पास मैप देख लेते हैं। तो ये नाइगर का मैप है भाई। नाइगर जो है वो चांद के साथ बॉर्डर करता है, लीबिया के साथ बॉर्डर करता है, अल्जीरिया के साथ बॉर्डर करता है। चांद, लीबिया, अल्जीरिया, इधर माली के साथ बॉर्डर करता है, बुकिना फासो के साथ बॉर्डर करता है, एंड नीचे की तरफ नाइजीरिया से बॉर्डर करता है। ठीक है, बेनिन भी है बट यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, सो 7 कंट्रीज के साथ नाइजीरिया बॉर्डर करता है, बिकॉज अगस्त 2023 में ये न्यूज़ में था भाई, अगस्त 2023 में न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्या है भाई, अल्जीरिया, बुकिना फासो, नाइजीरिया। सूडान के साथ नहीं है, चांद के साथ था, तुनिशिया भी नहीं है भाई, तो ओनली 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, हाउ मेनी ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक गिवन आर करेक्ट अबाउट द मेडिटेरियन क्लाइमेट। हमको बात किसी करनी है, मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करनी है ना। मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक करेक्ट हैं ये हमसे पूछा गया है। फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न मार्जिन्स में पाए जाते हैं। दिस रीजन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई इन समर एंड वेस्टर्ली विंड इन विंटर। बिल्कुल सही बात है, सब ट्रॉपिकल हाई मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो समर है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, एंड यहाँ पे वेस्टर्ली विंड्स की वजह से रेन होता है विंटर के समय। हॉट एंड ड्राई समर, बिल्कुल सही बात है। माइल्ड रेनी विंटर्स, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड विंड लाइक ब्लिजार्ड्स एंड बुरन। देखो भाई, जो ब्लिजार्ड्स एंड बुरन जो होते हैं ये हमारे पास कोल्ड विंड है ना, तो ये हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट्स में देखने को मिलते हैं, कोल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं, नॉट इन दी मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद 2 इंपॉर्टेंट ट्रेड विंड्स, जिसको हम बोल सकते हैं लाइक मिस्ट्रल एंड सोरोको। ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, इन द ट्रॉपिक्स द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड इज हायर देन द अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है यार।
ट्रॉपिक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, बिकॉज ट्रॉपिक्स एज कम्पेयर टू द टेम्परेट, बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ता है ना, बट जो हमारे पास ये जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे स्लैंट कंडीशन में डायरेक्टली ट्रॉपिक से पड़ता है, स्लैंटेड कंडीशन पे हमारे पास इन दी टेम्परेट। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनलाइट इज नॉट सेम अक्रॉस द ग्लोब, बिल्कुल सही बात है, सेम नहीं है भाई, और उसी की वजह से ट्रॉपिक्स में हमारे पास हायर इंसुलेशन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेट। सो दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं भाई, अगर एक्सप्लेन करेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको समझना है तो आप बिकॉज लगा दो, तो समझ आ जाएगा। सो करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द डायरनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर इन द मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड में जो डायरनल वेरिएशन होता है, मतलब जो डे एंड नाइट में जो वेरिएशन होता है वो क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। एडवेक्शन इज व्हाट, एडवेक्शन इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जो हम लोग सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की बात करते हैं, जो ट्रेड विंड्स की हम बात करते हैं ड्यूरिंग दी समर इन दी नॉर्दर्न इंडिया लाइक दी लूज, है ना, वो सब एडवेक्शन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड मिड लैटिट्यूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है डायरनल वेरिएशन को, है ना। सो ये हो जाएगा, ये एनसीईआरटी है भाई, सिंपल सी एनसीईआरटी की लाइन है जो कि आपको थॉरो होनी चाहिए। आप क्वेश्चन बना कर भी कर सकते हो या फिर पढ़ के कर सकते हो, पढ़ने से क्या है दिमाग में याद रहने के चांसेस कम होते हैं, क्वेश्चन बनाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट स्टिक रह जाएगा, एनसीईआरटी की लाइनें स्टिक रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विथ रेफरेंस टू द ओशन करंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल्ड करंट यूजुअली मूव फ्रॉम द पोल टुवर्ड द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि बेनेगुला करंट क्या था भाई हमारे पास, है ना, पोल से कहाँ की तरफ जा रहा था, इक्वेटर की तरफ जा रहा था, बिल्कुल सही बात है यार ये। सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ ओशन करंट इज हायर एट द सरफेस देन एट डेप्थ, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी जो है ओशन करंट का ज़्यादा होता है, बिकॉज जो विंड्स हैं वो बहते हैं सरफेस में तो वो ज़्यादा स्पीड से उसको ले जाते हैं। इन दी साउदर्न हेमिस्फेयर द मेजोरिटी ऑफ द मेजर फिशिंग हब्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, साउदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्न साइड पे सपोज करो ये हमारे पास साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया, साउदर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास ये हमारे पास साउथ अमेरिका हो गया, तो ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे चिली पेरू, इसी समय तो मेन कोस्टिंग जो हम अलिनो लानिना में पढ़ते हैं ना भाई, फिशिंग ग्राउंड, चिली में बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है, तो वेस्टर्न साइड्स आर दी मेजर फिशिंग ग्राउंड्स इन दी साउदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड, ठीक है। और इस वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी वेस्टर्न साइड में है, अब अफ्रीका की बात करें तो वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में भी हमारे पास फिशिंग ग्राउंड बहुत ज़्यादा है, मेजर फिशिंग ग्राउंड वहीं है। एंड फाकलैंड करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट, बिल्कुल सही बात है। फाकलैंड आइलैंड कहाँ पे, सपोज करो ये हमारे पास साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड से, तो यहाँ से बहने वाले जो करंट है जो कि पोल्स की तरफ से आ रहे हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं। तो करंट हमसे पूछा गया है यार, करंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, चारों के चारों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन एमिशन रिडक्शन, हाउ मेनी ऑफ द अबव इज आर द बेनिफिट एसोसिएटेड विथ को फायरिंग कोल विथ बायोमास पैलेट्स, ठीक है। को फायरिंग कोल जब हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें बायोमास के पैलेट्स हैं तो उसके क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। पहले तो कार्बन एमिशन रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। फार्मर का इनकम जनरेशन होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल होगा, रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन होगा, सारे के सारे होंगे भाई। ये अगस्त 2023 के करंट अफेयर में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग एप्लीकेशन, हाउ मेनी ऑफ द आर द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड सीडिंग टेक्निक, ठीक है। क्लाउड सीडिंग टेक्निक के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। क्लाउड सीडिंग से क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगा तो जो फार्मर जहाँ पे पानी कमी हो रही है वहाँ पे बारिश होकर फार्मर का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकता है, सो इट विल इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर वाटर सिक्योरिटी। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज पानी गिरेगा तो क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी जनरेशन भी कर सकता है। कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज आप सपोज करो कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हवा में बिखरे हुए हैं, बारिश जब होगी तो क्या होगा, बारिश जब होगी तो इसको क्या करेंगे, सेटल डाउन कर देंगे। साइक्लोन मॉडिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। यूएसए ने क्या किया, अमेरिका ने यूएसए ने क्या किया था 1962 में, हमारे पास क्लियर स्काई कैंपेन हमारे पास लॉन्च किया था, जिसमें हमारे पास क्या किया था उन्होंने, है ना,
साइक्लोन्स को मॉडिफाई कर दिया, बिकॉज साइक्लोन्स कब बनते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जब बारिश करवा देंगे, ये बारिश करा देंगे बादल बना के थ्रू क्लाउड सीडिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं इन लोग सिल्वर आयोडाइड को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जब क्लाउड बन जाएंगे तो बारिश हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो साइक्लोन्स की जो कंडीशन है, प्रीडिक्विजिट कंडीशन फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, वो अचीव ही नहीं हो पाएगा, तो साइक्लोन्स नहीं बन पाएंगे। सो चारों के चारों एप्लीकेशन है भाई क्लाउड सीडिंग टेक्निक के, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, हाउ मेनी ऑफ द स्पीसीज गिवन आर ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब ये वेज प्लस नॉन वेज हैं ये। तो सी लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज है भाई। ये क्या करता है हमेशा, ये क्या करता है भाई, ये छोटे छोटे स्क्विड्स को खाता है ना, छोटे छोटे फिश को खाता है ना, ये घास फूस नहीं खाता। पेंगोलिन्स जो होते हैं वो स्केली एंट ईटर्स बोलते हैं इनको, स्केली एंट ईटर्स, ये छोटे छोटे मछली, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना। ये घास फूस नहीं खाते, ये ओनली नॉन वेज है। ओनली नॉन वेज मीन्स दिस आर ओनली कार्निवोर। पिग्मी हॉग्स जो है वो ओमनीवोर है भाई, ये हमारे पास दोनों चीज़ को खाता है। एंड ढोल्स लाइक लिजार्ड्स, ढोल्स कैटेगरी में हमारे पास लिजार्ड्स आते हैं, फ्रॉग आते हैं, तो ये हमारे पास वेज को भी खाते हैं प्लस नॉन वेज भी हैं भाई, है ना, ये वेज प्लस नॉन वेज हैं। सो ओमनीवोर्स ओनली 2 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में बताया गया है और उनके फोकस एरिया के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, बेसल कन्वेंशन जो है ट्रेड इन हैजार्डस कैपिटल के साथ रिलीज करता है, नो। जो बेसल कन्वेंशन है ना वो ट्रेड नहीं कराता, इसको प्रिवेंट करता है। सो इट प्रिवेंट ट्रेड ऑफ हैजार्डस केमिकल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल रिडक्शन ऑफ द कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, गलत बात है भाई, बिकॉज कार्टेजिना प्रोटोकॉल सी से कार्टेजिना, सी से CBD, दैट इज कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड है ये। एंड ये लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO को देखता है। एंड ये जो रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की जो बात करता है, वो हमारे पास जो किगाली एग्रीमेंट हुआ था ना, किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था, किगाली अमेंडमेंट ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके अंदर हमारे पास बात की जा रही थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के एमिशन को कम करने की। सेंटियागो नेटवर्क जो है एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है। जो सेंटियागो नेटवर्क है वो एड्रेस करता है लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। करेक्टली मैच पूछा तो ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। तो ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेस, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेजर सोर्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का एमिशन का मेजर सोर्सेस हमसे पूछा गया है। थर्मल प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, बिल्कुल सही है। वॉल्केनोज से भी निकलता है यार, सी प्लांट से भी निकलता है, एग्रीकल्चर से भी निकलता है। तो हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं ना, वहाँ से निकलता है। थर्मल प्लांट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड। वॉल्केनोज से तो नेचुरली निकलता है, वहाँ पे गैसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए। स्टील प्लांट में सल्फर का इस्तेमाल होता है इसीलिए यहाँ पे रिलीज होता है। स्मेल्टिंग वाले प्रोसेस से, स्मेल्टिंग में सल्फाइड्स का इस्तेमाल होता है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, इन अ डिफ्लेशनरी इकोनॉमी कंज्यूमर कैन बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी ओवर टाइम। गलत बात है, बिकॉज डिफ्लेशनरी इकोनॉमी मतलब आप समझना, आप क्या कर सकते हो, जो इन्फ्लेशनरी में हम क्या करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं, बहुत सारी कम चीज़ें खरीद सकते हैं। बट डिफ्लेशनरी में अपोजिट कर दो, बहुत कम पैसे रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। सो ये फ्यूअर गुड्स बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या लगाना है, सीधा डी। सेकंड स्टेटमेंट सही होगा ही होगा। डिफ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, ऐसा होता नहीं है हमेशा, डेफिनेशन थोड़ा सा उसका अपोजिट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द फ्लो ऑफ ओशन करंट इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन रिवर्सेस इन द समर एंड विंटर सीजन, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो जो हमारे पास ये विंटर सीजन अगर है तो विंटर सीजन में क्या होगा, ये हमारे पास इंडियन ओशन है, विंटर सीजन में हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट जो विंड है हमारे पास वो ब्लो करते हैं, तो इस प्रकार से ये ब्लो करते हैं।
इस प्रकार से जब ये ब्लो करते हैं तो जो हमारे पास डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है भाई, है ना। अब हमारे पास समर के समय क्या देखने को मिलेगा, मानसूनल विंड्स जो कि साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो इस प्रकार से हमारे पास साउथ से इधर की तरफ से आएंगे ये, है ना। तो इस प्रकार से ये फ्लो करते हुए दिखेंगे, तो ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो जो हमारे पास रिवर्सल हो रहा है ओशन में, जो हमारे पास नॉर्दर्न इंडियन ओशन में वो देखने को मिलता है हमारे पास, बिल्कुल सही बात है। एंड ड्यूरिंग समर द इंडियन ओशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये भी सही बात है, समर के समय साउथ वेस्ट मानसून विंड होता है, इसलिए हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलता है, इसलिए रिवर्स करता है। दोनों सही है और दोनों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं बिकॉज दोनों आपस में रिलेटेड है यार। सो आंसर हो जाएगा ए, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमसे क्या पूछा गया यार, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विद रेस्पेक्ट टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो घटना घटित हुई थी उसके साथ हमको क्रोनोलॉजी हमको जोड़नी है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लेटेस्ट। सबसे पहले तो क्या हुआ था, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से वो बने, उसके बाद वो सिंगल सेल बाद में जाके क्या हुआ, मल्टी सेलर बने, है ना, यूकैरियोट्स बने, फिर मल्टी सेलर बने, फिर जाके फॉरेस्ट बनाया, फॉरेस्ट से क्या बनेंगे, कोल बनेगा। फिर अभी तो रिसेंटली फोल्ड माउंटेन्स आए हैं लाइक द हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो कि लगभग 50 मिलियन साल पहले ही आए हैं। हमारे जो ओरिजिन हुआ था स्पीसीज 202 मिलियन ईयर एगो है ना, तो उसके पहले हुए हैं, बट 50 मिलियन ईयर एगो में ही हमारे पास जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं लाइक दी एपेलिशियन माउंटेन्स, लाइक दी हिमालयाज, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है भाई, उतने रिसेंट भी नहीं हैं, मतलब उतने पुराने भी नहीं हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस सही हो जाएगा, तो 1 4 2 3 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइड्स। हमको बात करनी है टाइड्स की, ठीक है, ईब टाइड की बात करनी है। जो ईब टाइड होता है यार, ये पीरियड होता है बिटवीन हाई एंड लो टाइड व्हेन वाटर लेवल स्टार्ट फॉलिंग, बिल्कुल सही बात है। ये हाई टाइड है, बहुत ऊपर गया किनारे तक, ये लो टाइड है यहाँ तक गया, इसके बीच का जो टाइड है उसको हम क्या बोलते हैं, ईब टाइड। ये कोस्ट है ना, ये वाटर बॉडी है। टाइडल बोर इज कर्स इन सम प्लेस ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड, बिल्कुल सही बात है। स्प्रिंग टाइड क्या होता है भाई, स्प्रिंग टाइड जब सन मून एंड अर्थ एक लाइन में आते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके से ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती है, इसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और टाइडल बोर क्या होता है, सपोज करो ये हमारे पास एक ज़मीन है, यहाँ पे नदी, जैसे सपोज करो यहाँ पे नदी इस प्रकार से पानी यहाँ पे छोड़ रही है और समुद्र है यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी की लहरें जो है बहुत ऊंची हो जाती है और बहुत लंबी दूरी तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल बोर बोलते हैं। और वो स्प्रिंग टाइड के समय कुछ कुछ प्लेसेस में देखने को मिलता है। एंड स्प्रिंग टाइड जो है महीने में 2 बार देखने को मिलता है भाई, एक तो जब न्यू मून होता है और एक फुल मून होता है, 2 समय जब तीनों एक लाइन में होती हैं। टाइडल स्प्रिंग्स आर कॉन्टरमिनियस विथ एपोजी एंड एपिहीलियन, याद रखना, कॉन्टरमिनियस मतलब रिलेटेड। टाइडल जो स्प्रिंग टाइड है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू दी अर्थ मून और सन जब एक लाइन में आते हैं उसके साथ वो रिलेटेड है, एपोजी और एपिहीलियन के साथ रिलेटेड नहीं है ये। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विथ रेफरेंस टू द लैप्स रेट। लैप्स रेट मतलब जो टेम्परेचर का कम होना ऊपर जाने से, उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कम होना इज पॉजिटिव लैप्स रेट, बढ़ना इज नेगेटिव लैप्स रेट। इन अ पॉजिटिव लैप्स रेट द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर एट द ग्राउंड एंड डिक्रीजेज विथ एलिवेशन, बिल्कुल सही बात है। कितना से डिक्रीज करते हैं, हर 1 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तो 0.7 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है टेम्परेचर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। In a dry adiabatic lapse rate, the change in temperature is due to the expansion of air masses. देखो भाई, एडियाबेटिक टेम्परेचर में एक्सपांसन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन आप समझना एडियाबेटिक मतलब क्या होता है। एडियाबेटिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास एक्सचेंज जो है ना भाई, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हीट एक्सचेंज जब नहीं हो रहा है तो आप वॉल्यूम को एक्सपांड करोगे तो जो एनर्जी लॉस हो जाता है, एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एनर्जी लॉस की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है वो कंडक्ट कर रही है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन ल्यूपेक्स मिशन किसके साथ, जाक्सा के साथ, ठीक है, जाक्सा के साथ। ये अगस्त 2023 में, बिकॉज हमारा रिसेंटली चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है ना, उसी को देखते हुए हमारे पास साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे एक स्टेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसको देखते हुए वहाँ पे हम पानी को सर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको देखते हुए जाक्सा के साथ मिलकर इसरो क्या कर रहा है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ल्यूपेक्स मिशन बोलते हैं, वो चला रहा है।
क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो भाई वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो था रिसेंटली 2020 में हमारे पास घोषित किया गया कनवार लेक को, जो कि एक ऑक्सबो लेक है जो कि बिहार के अंदर है ना। इट इज द ओनली लेक इन द बिहार विच इज डिक्लेयर्ड एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब इट इज अंडर द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और सस्थम कोटा लेक तो केरला के अंदर में है ना। कन्वर तो पता ही है बिहार के अंदर में है। चिल्का तो बच्चे को पता है उड़ीसा, एंड वुलर लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है वार्साउ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वार्साउ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज है ये UNFCCC के साथ एसोसिएटेड है भाई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 है कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। हमसे ये पूछा गया हाउ मेनी ऑफ दिस स्पीसीज आर द पार्ट ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन का जो पार्ट कौन कौन से हैं जो कि डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वुड लाइस तो है ही है, मिलीपीड्स भी है, ब्लैक स्लग भी है, बट सी कुकुम्बर भी अपने टेंटिकल से क्या करता है भाई, अपने टेंटिकल से सी कुकुम्बर भी क्या करता है हमारे पास है ना, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ले लेता है। सो ये भी एक डेट्राइटिवोर ही है। तो ऑल फोर्स आर डेट्राइटिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 49 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल जनरली इंक्रीज एट हायर ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। बिल्कुल सही बात है, जिसको हम क्या बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। पहले अगर मैंने कुछ ऊपर एक क्वेश्चन इस प्रकार से एक और था उसमें कुछ और बोला तो उसको करेक्शन है भाई। बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन दी है ना। DDT का जो एग्जांपल दिया है NCERT ने, छोटी मछलियाँ फिर और बड़ी मछलियाँ फिर और बड़ी मछलियाँ फिर और बड़ी मछलियाँ, ये जो इंक्रीज हो रहा है टॉक्सिक केमिकल्स का इन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। जो लीड का एग्जाम्पल था मैगी के अंदर वो हमारे पास बायो एक्यूमुलेशन है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। Toxic chemicals or toxic substances are not metabolized or excreted by organism, instead they move up a food chain। ये भी सही है एंड दोनों दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 50 है कंसिडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इज आर इंप्लीकेशन ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी विद इन द बैंकिंग सिस्टम। याद रखना अगर एक्सेस लिक्विडिटी हो गया बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है ना, ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा पैसा है तो क्या करो, सपोज आपने 1000 रुपये जमा किया जब आपने जब समाज में पैसे की कमी थी और आपने 1000 रुपये जमा किया जब समाज में पैसा बहुत ज़्यादा था, तो अब बैंक इसमें इंटरेस्ट देगा भाई। जिसमें पैसा समाज में मनी सप्लाई जहाँ पे कम था उसमें इंटरेस्ट देगा कि मनी सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा था उसमें पैसा देगा ज़्यादा, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पे देगा जहाँ मनी सप्लाई कम है वहाँ पे। तो ये सिचुएशन में एक्सेस लिक्विडिटी है, इस सिचुएशन में एक्सेस मनी सप्लाई है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बैंक क्या करेगी, कम कर देगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी बैंक, बिकॉज बैंक के पास ज़्यादा पैसा है यार। एंड रुपी डिप्रीशिएट हो जाएगा बिकॉज आप ज़्यादा पैसे से कम चीज़ें खरीद सकते हो है ना, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिप्रीशिएट हो जाएगा यार। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये पार्ट 1 हो गया जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे।